Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the first basic topic of our chapter 14, that is transport in plants. So let's move to the classwork. So dear students, chapter number 14, transport, and the topic is transport in plants. सो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स मतलब कि प्लांट्स के अंदर किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें, और मुख्तलिफ़ तरह की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं यहाँ पर प्लांट्स को, और उनको एब्जॉर्प्शन से लेकर और फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. सो एज़ पर जैसे कि हम डिस्कस करते होते हैं हर एक रेलेवेंट टॉपिक को, पहले प्लांट्स में और फिर एनिमल्स में, इसी तरह से पहले ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट्स. तो जहाँ तक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की बात है स्टूडेंट्स, तो दो चीज़ें मेजर हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए. एक तो ये है कि पहले फूड सिंथेसाइज करना है, ठीक है, पहले फूड सिंथेसाइज करना, और जब फूड सिंथेसाइज हो जाएगा तो फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है. तो इसको हम इस डिफरेंट वे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के हवाले से. तो एक तो सिंथेसिस है, सिंथेसिस ऑफ फूड, और दूसरा फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ठीक है. उसके लिए क्या क्या चाहिए, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. तो ये दो डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे. अब आपको पता है प्लांट्स जो होते हैं वो फूड सिंथेसाइज तो करते हैं, और फूड सिंथेसाइज करने के लिए आपको पता है तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, तो उसमें एक तो चाहिए वाटर, दूसरा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, CO2. ये दो चीज़ें प्लांट्स को चाहिए, और तीसरी चीज़ दैट इज लाइट. ये तीन चीज़ें चाहिए जो कि प्लांट के पास खुद से नहीं है, ये उसको बाहर से लेके आनी है. तो लाइट तो वो तो पढ़ रही है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में डिटेल से, तो वहाँ पे ये तो टॉपिक हो गया डिस्कस. दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया डिटेल से कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपस में एक्सचेंज करते होते हैं मुख्तलिफ औकात में. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन किस तरह से करेंगे, फिर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किस तरह से वो बिहेव करेंगे, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ वाटर, और वाटर के साथ अब इसको मूव करवाने के लिए, जैसे कि मैंने पहले बात की थी, उसमें वाटर खुद से नहीं मूव करेगा. इसको मूव करवाना है तो दो चीज़ें चाहिए, एक तो मेम्ब्रेन और दूसरा डिफरेंस ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन. सोल्यूट मतलब सॉल्ट्स, मिनरल्स किसी भी शक्ल में हो सकते हैं. तो इस वजह से यहाँ पर दो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाना है तो फिर साथ में ज़रूरत पड़नी है मिनरल्स की, क्लियर. तो ये सारा प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई, लाइट, क्लोरोफिल, एवरीथिंग, एंड अल्टीमेटली मैं सिर्फ इसका एक वो ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, इसको वो प्रॉपर बैलेंस वे में नहीं लिखा हूँ. सो इट गेट्स द फूड, उससे फूड बन गया, मीन्स के ग्लूकोज बन गया, ठीक. अब जो ये फूड बन गया है, अब ये पूरे प्लांट ने नहीं बनाया. आपको ये याद है चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, और उसमें हमने पढ़ा था कि मखसूस हिस्से हैं प्लांट्स के, there are specific cells in the plants which synthesize the food. अब बाकी जो बच के जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, जो अपना फूड खुद से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे, तो उनको पहुंचाना ज़रूरी है, ठीक है.
तो उनको कैसे फिर पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, ठीक है, इसको किस तरह से फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फूड की ट्रांसपोर्ट या ट्रांसलोकेशन वो एक मुख्तलिफ तरीके से होती है, जबकि ये जो मटेरियल्स जो फूड बनाने के लिए चाहिए, इनकी ट्रांसपोर्ट थोड़ी डिफरेंट वे से होती है, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारी बुक में ये चीज़ मेंशन्ड है, प्लांट द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स, इस नाम से एक लाइन है, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। तो कौन कौन से वो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं, 3 न्यूट्रिएंट्स का ये एमसीक्यू के लिए भी मार्क कर लें और इसको शॉर्ट के लिए भी मार्क कर लें। तो 3 वो न्यूट्रिएंट्स कौन से जो प्लांट को चाहिए, उसमें एक तो वाटर प्लस मिनरल्स, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, ठीक है, और दूसरा चाहिए ये 2 चीजें, और थर्ड वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर और मिनरल ये कहां से मिलेंगे प्लांट्स को, फ्रॉम द रूट्स, ये रूट्स प्रोवाइड करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कहां से प्रोवाइड होगी, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, ठीक है, अबव पार्ट्स, और वहां से भी किस जो द मेजर एरियल पार्ट्स, जहां जहां पर फोटोसिंथेसिस होनी है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाया जाएगा ताकि फूड की सिंथेसिस हो सके, ठीक है। तो ये हिस्सा हम डिस्कवर कर चुके, इस हिस्से को हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसकी बारी अब इस तरह से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सो द मेजर ऑर्गन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, जो इसकी तो हो गई स्टोमेटा के ज़रिए, लेंटिसेल्स के ज़रिए और क्यूटिकल के ज़रिए, तो यहाँ पर वाटर और मिनरल बच गए। तो वाटर और मिनरल्स किसके ज़रिए ट्रेवल कर रहे हैं, रूट्स के ज़रिए, ठीक है। रूट्स क्या होती हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द प्लांट्स और ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। द रूट्स नॉट ओनली एंकर द प्लांट्स, ना सिर्फ ये प्लांट को एंकर मतलब ज़मीन के साथ जोड़े रखती हैं, but also absorbs water and minerals for the plant. क्लियर? तो उस तरह से वो एब्जॉर्ब भी करती हैं ताकि ये ट्रांसपोर्ट हो सके। अब मेन चीज़ यहाँ पर है रूट्स, तो इसी को हम आगे लेकर अब चलेंगे कि रूट्स और रूट्स के अंदर क्या कौन कौन से वो मैकेनिज्म्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्ट के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ चुके हैं, आपने पहले ये चीज़ पढ़ी है, द रूट्स have epidermal extensions. Epidermal extensions which are in dense clusters. क्लस्टर्स की शक्ल में, और दूसरा डेंस होती है, बहुत ही मतलब कि एक जगह बहुत ज़्यादा ये एपिडर्मल एक्सटेंशंस होती हैं इन क्लस्टर्स, और इन डेंस क्लस्टर्स जो कि एपिडर्मल एक्सटेंशंस हैं किसकी, रूट्स की, दे आर कॉल्ड जी डियर स्टूडेंट्स, उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड रूट हेयर्स। उनको हम रूट हेयर्स कहते हैं, जो कि वो थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक छोटे छोटे प्रोसेसेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब रूट हेयर्स, इट इज एस्टिमेटेड एक जनरल एस्टिमेशन है
botanists की that root hairs provide 67% surface area for absorption out of total absorption done by the roots। तो रूट्स जितनी भी एब्जॉर्प्शन करती हैं उसका 67% सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है? दैट इज ड्यू टू द रूट हेयर्स। क्लियर? यानी कि करीब करीब 2/3 जो एब्जॉर्प्शन है वो रूट हेयर्स से। और रूट हेयर्स डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया कोई तो इंक्रीज करते हैं। आपने 9th में भी ये टॉपिक पढ़ा था, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो जितने छोटे छोटे सेल्स होते हैं एक ही जगह के ऊपर वो ज़्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे हमने विलाय का पढ़ा था, विलाय भी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, वो प्लेन भी हो सकती थी हमारी आइलियम, लेकिन चूंकि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करना है तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर विलाय बना दिए। ठीक है, वो फोल्डिंग्स बना दी, न्यूमरस फोल्डिंग्स। इसी तरह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है तो यहाँ पर रूट हेयर्स बना दी है, जो कि एक्सटेंशंस किसकी हैं? एपिडर्मल सेल्स की। ठीक है, जो बाहर जो एपिडर्मिस होती है, अभी हम उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे। और एक और यहाँ पर एमसीक्यू नोट कर लीजिएगा कि एक दरख्त है जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, चैप्टर नंबर 9 में भी डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, दैट इज प्रोसोपिस। प्रोसोपिस जिसको मैंने बताया था शाह बलूत कहते हैं, ये ज़ीरोफाइट है। इसकी दो हमने स्पीशीज़ का भी पढ़ा था, प्रोसोपिस ग्लैडुलोसा और प्रोसोपिस साइनिनेरिया। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे गहरी रूट्स इस दरख्त की होती हैं, वहाँ पर भी मैंने जिक्र किया था। सो प्रोसोपिस हैव मैक्सिमम, क्योंकि हम रूट्स की बात करें तो ये उसके हवाले से जनरल इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यूज़ में पूछी जाएगी आपसे। हैव मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रूट्स, दैट इज, जी डियर स्टूडेंट्स कितनी है? वहां पर भी मैंने जिक्र किया था, दैट इज 50 मीटर्स। 50 मीटर गहरी जड़ें होती हैं इसकी, 50 मीटर जमीन के अंदर, बहुत बड़ी बात है। 50 फुट पे पानी निकल आता है पीने के लिए। ठीक है, जो हम बोर करवाते हैं, और यहाँ पर 50 मीटर का मतलब है कि 150 फुट से भी ज़्यादा, इतनी गहरी जड़ें होती हैं इसकी। ये सबसे मैक्सिमम इसी की डीप जो है वो रूट्स हैं प्रोसोपिस की। तो किसके लिए हैं? ताकि जितना नीचे वो गहरा चाहेंगी उतना नीचे वो उनके करीब जो है वाटर टेबल आएगा और वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये काफ़ी बड़ा दरख्त होता है ना, तो इसको ज़्यादा पानी चाहिए। जैसे बोर्ड के दरख्त होते हैं, बड़े 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 बहुत हाइट होती है और उनका वो साया भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह का ये प्रोसोपिस जो है वो दरख्त है। ठीक है, इसके हवाले से वो हमने चैप्टर नंबर 10 में भी एक वो पढ़ा था, जो एक्रन वर्म्स थे। बताया था ना आपको, एक्रन वर्म्स यानी कि जो हेमिकॉर्डेट्स, बलैनोग्लोसस और सैकोग्लोसस या टंग वर्म्स, वो उनमें एक तो उस रिजेबलस की, जुबान की रिजेबलस की वजह से मैंने बताया था, और दूसरा उनका जो ये इसका जो फ्रूट होता है प्रोसोपिस का, उससे भी उनकी वो जो है वो रिजेबलस होती है। क्लियर? उनकी हेमिकॉर्डेट्स की। खैर आगे मूव करते हैं। तो पहले मैं अभी आपसे शेयर करूंगा द स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, रूट का क्रॉस सेक्शन। क्योंकि अगला जितना भी हमारे प्लांट्स के अंदर ये चीज़ें पढ़नी हैं तो उसके लिए बेसिक चीज़ अभी आपको समझाने लगो। ये अगर आपको समझ आ जाती है तो अगले जो प्रोसेसेस रूट्स के अंदर हो रहे हैं वो समझना इंतहाई आसान हो जाएगा आपके लिए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है, लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट। क्लियर? और यहाँ पर अंडरग्राउंड इसकी हैं, ये इसकी टैप रूट, ये इसकी लेटरल रूट्स, और इसके साथ छोटे छोटे ये रूट हेयर्स। ठीक है,
तो यहाँ से मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊंगा आपको रूट का, क्योंकि एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रूट्स के हवाले से बात होगी। सो लेट्स हैव अ लुक। इस टॉपिक को समझ लीजिए, इसकी किस तरह से स्ट्रक्चर होगा रूट का। आगे जो ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म्स पढ़ने हैं हमने, जो पाथवेज डिस्कस करने हैं, वो आसान हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट। ट्रांसवर्स सेक्शन पहले भी बता चुका हूँ। किसी भी चीज़ को, जैसे कि ये मार्कर है, इसको मैं इसके डायमीटर के अलॉन्ग कट करूँगा, इस तरह से चॉप करूँगा, तो सामने से क्या दिखेगा, इसका ये वाला हिस्सा, ये डायमीटर के अलॉन्ग मैंने कट किया, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है? सो ये ट्रांसवर्स, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन या इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ये अब आपको इससे दिखाऊंगा। तो सबसे बाहर ये एक लेयर है प्लांट्स में, प्लांट्स की रूट में। उसके बाद चौड़ी लेयर्स, ब्रॉड लेयर्स, so you can see over here। तो ये 3 से 4 लेयर्स हैं एक ही तरह के सेल्स की। सो दैट इज द कॉर्टेक्स। बाहर एपिडर्मिस, उसके नीचे ब्रॉड कॉर्टेक्स, और उसके नीचे फिर मौजूद है द एंडोडर्मिस। हियर इज एंडोडर्मिस। क्लियर? और एंडोडर्मिस के नीचे फिर एक लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, दैट इज, जी डियर स्टूडेंट्स, उसे क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकिल। सो दिस इज पेरिसाइकिल। और अब बिल्कुल इसके आगे क्या पड़ा हुआ है, बिल्कुल इसके आगे, सो हियर इज xylem। क्लियर? So here is xylem. Now I'm going to label. So ये बाहर इतनी सी जो लेयर है, ये वाली, that is epidermis। और उसके नीचे ये ब्रॉड लेयर किसकी है? दैट इज ऑफ कॉर्टेक्स। फिर उसके नीचे एक सिंगल लेयर, दैट इज एंडोडर्मिस। और फिर उसके एक नीचे सिंगल लेयर, दैट इज पेरिसाइकिल। और उसके नीचे फिर ये xylem। क्लियर? और यहाँ पर कुछ अनोखी चीज़, एक और डिफरेंट चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये एंडोडर्मिस है, ठीक है, ये वाली ब्लू वाली एंडोडर्मिस। और इसमें जो पिंक पिंक कलर की मैंने इस तरह से वो ब्लॉक्स बनाए हैं, इनको कहते हैं, दीज आर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो कि इनकी सेल वॉल्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये बाहर सेल वॉल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, तो यहाँ पर ये कॉर्टेक्स से ऊपर एक ही सिंगल लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस की आगे एक्सटेंशन है ये वाली, तो एपिडर्मल एक्सटेंशन, उसी की एक्सटेंशन, दिस इज रूट हेयर। दिस इज कॉल्ड एज रूट हेयर। क्लियर? और फिर इसके इर्द गिर्द पड़े हुए सारी सॉइल मौजूद है।
तो ये उसका सेक्शन है, ये आपने याद रखना है, आगे चलकर बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ। तो इस सीक्वेंस को, इस डायग्राम को जरूर ध्यान में रखना है। तो दिस इज़, यहाँ पर है ये रूट हेयर, तो देख सकते हैं ये बाहर कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। तो मैंने बात की थी कि एपिडर्मल एक्सटेंशंस, एपिडर्मिस एक्सटेंड होती है बाहर की तरफ और छोटे छोटे प्रोसेस बना रही है, फाइबर्स की तरह के, धागों की तरह के, रेशों की तरह के, दे आर कॉल्ड एज अ रूट हेयर्स। और ये क्या कर रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये तो डियर स्टूडेंट्स हो गया स्ट्रक्चर इनका। अब जो इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट बात कि हाउ द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी। तो 3 पाथवेज हैं, तीन रास्ते जिसके ज़रिए वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, 3 पाथवेज। क्लियर? तो ये आपको होपफुली ये समझ आ गया। वो 3 पाथवे किस तरह से होंगे इसको अब एक और डायग्राम के ज़रिए भी समझाऊंगा, पहले इसी डायग्राम से समझा दूं। तो मकसद क्या, यहाँ तक पहुँचाना है पानी को यहाँ तक पहुँचाना है। ठीक है, तो एक रास्ता तो ये है कि यहाँ से जो पानी है वो वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो यहाँ से ऑस्मोसिस के ज़रिए आए अंदर रूट हेयर्स में से ये एपिडर्मिस, ठीक है, और एपिडर्मिस की ये सेल वॉल यहाँ से होते हुए बाहर को, फिर यहाँ से अगली सेल वॉल, फिर अगली सेल वॉल, अगली सेल वॉल, अगली सेल वॉल। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर रुक के काम, यहाँ पर काम रुक गया क्योंकि आगे क्या आ गया, ब्लॉक आ गया, जिसको मैं कह रहा था कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो अगर इस तरह से सेल वॉल टू सेल वॉल जो है वाटर और मिनरल मूव करके जाएं और आगे जाकर यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि आगे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, तो ये उनकी सेल वॉल के दरमियान, एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल के दरमियान ये ब्लॉक्स रखे अल्लाह ताला ने रखे हैं, इनको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया। तो मैं अगर यहाँ से यहाँ पे भी जाऊँगा, तो अगर मुझे अब आगे इस वाटर को लेकर जाना है पेरिसाइकिल में या जाइलम में, तो फिर मुझे कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। तो ये जो सा सेल वॉल टू सेल वॉल क्या रियल स्टूडेंट्स, ये वाला रास्ता, ये पिंक वाला, इसे कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर फिर दो सेल्स के दरमियान, वो सेल वॉल्स के दरमियान आपको पता है वो होते हैं पोर्स, स्पेशल पोर्स, जिनको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये रहा जी प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए जो जाने लगे। अब वाटर आया यहाँ से, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस हेयर में एंटर हुआ, रूट हेयर में यहाँ से हुआ, और ये जी प्लाज्मोडेस्माटा इसका यहाँ से एंटर हुआ, ठीक है, और यहाँ से होता हुआ फिर आगे अंदर, फिर आगे प्लाज्मोडेस्माटा से बाहर, अगले प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ इस तरह से ये प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। अब ये प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा जा रहा है, ठीक है, तो इसमें सेल वॉल में से वो उस तरीके से नहीं गुजर रहा, तो ये यहाँ पे इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं मिलेंगी रास्ते में क्योंकि ये सेल के अंदर से जा रहा है, ठीक है, से यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, यहाँ अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गया जी, जाइलम में पहुँच गया पानी। तो ये जो सा ये किस तरह से पहुँचा है, फ्रॉम प्लाज्मोडेस्माटा टू प्लाज्मोडेस्माटा, इसे कहते हैं सिम्प्लास्ट, इसे सिम्प्लास्ट पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें रूट कौन सा इस्तेमाल हुआ है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। इसमें कौन सा रूट इस्तेमाल हुआ है एपोप्लास्ट में, सेल वॉल्स, सेल वॉल टू सेल वॉल मूव किया, लेकिन ये कहाँ पे ब्लॉक, कहाँ पे हो गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप, इससे आगे पानी नहीं जा सकता, ना मिनरल जा सकते हैं। और एक तीसरा रास्ता ये होता है कि यहाँ से ये सेल के अंदर आपको पता है कि वो वैक्यूल होते हैं, एक वैक्यूल से ये दूसरे वैक्यूल और फिर वैक्यूल टू वैक्यूल, वैक्यूल टू वैक्यूल मूव करता हुआ पहुँच जाए यहाँ तक। सो दिस काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट और मूवमेंट इज कॉल्ड एज वैक्यूलर पाथवे। तो ये भी पेनिट्रेट करके सेल के अंदर जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर जा रहा है, साइटोप्लाज्म से टोनोप्लास्ट को क्रॉस किया, टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके वो अंदर वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल से आगे, फिर आगे इस तरह से क्रॉस करते हैं तो इसे कहते हैं वैक्यूलर पाथवे, फ्रॉम वैक्यूल टू वैक्यूल।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस पूरे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का। एक तो सेल वॉल के ज़रिए जो हुई एपोप्लास्ट, एक प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए हुई सिम्प्लास्ट, और दूसरा वैक्यूल्स के ज़रिए हुई, दैट इज़ वैक्यूलर पाथवे। तो 3 पाथवे हैं जिनके ज़रिए रूट में से, क्योंकि रूट में से क्या चीज़ निकलनी है, ट्रांसपोर्ट होनी है, दैट इज़ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स इस तरह से ट्रांसपोर्ट करेंगे। दिस इज़ हाउ। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर टुगेदर इन अ सिंगल लेक्चर। सो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।